गुड इवनिंग बच्चा लोग। अच्छा, कल हम लोग कहां तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। यानी आज हम लोग मॉडल सेट 2 पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से 35, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ज्यादा समय बिना गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है मोलल विलयन वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलय उपस्थित है। ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन। बाबू रे, इसका जवाब होगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद है तुम लोग को मोलल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताए हुए थे तुम लोग को जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, बताए थे कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज, बोलो, इज नॉन एज 1 मोलल सॉल्यूशन। तो मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया? 1 मोलल विलयन का मतलब क्या हो गया? बोलो बोलो। अगर सॉल्यूट के 1 मोल को हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1000 ग्राम है ना विलायक में डिसॉल्व करें, घुलाएं, तो ये तुम्हारा क्या होगा? 1 मोलल विलयन होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन होगा। तो चलो बुआ रे बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलो, ए। क्लियर है? तो अगर तुमसे कोई पूछे या तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोलल सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? ए सॉल्यूशन obtained by dissolving 1 mole of solute in 1000 gram of solvent, ठीक है, is known as 1 मोलल सॉल्यूशन और सिंपली मोलल सॉल्यूशन कह सकते हो। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा बहुत बढ़िया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 pm, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पीएम? तुम लोग ये क्वेश्चन तुम लोग को याद है, सिंपल बॉडी सेंटर्ड बीसीसी और एफसीसी के लिए आर और ए के बीच रिलेशन लिए थे। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा रिपीट कर देते हैं हिंदी मीडियम में। कह रहा है कि कॉपर फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में क्रिस्टलीकृत होता है। एकक सेल के किनारे की लंबाई 361 pm है, तो कॉपर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है बुआरे, तुम लोग को याद होगा हम लोग आर और ए के रिलेशन को लिए थे, याद आया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या बताए थे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या बताए थे? याद करो। देखो कोई भी सवाल अभी यहां पर एफसीसी के लिए पूछा गया है, तुमसे कुछ भी, ये 3 फॉर्मूला को याद रखोगे। ऑलरेडी हम ये सब कैलकुलेट करके दिखा दिए। R = A/2 होता है, ठीक है। अगर हम एफसीसी के लिए बात करें तो क्या होता है? R = A/2√2 होता है। और बीसीसी के लिए अगर बात करें बाबूरे तो R = क्या होता है? √3A/4। अभी हमारा क्वेश्चन को देखो तुम बुआरे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट सेल, ठीक है, लेंथ ऑफ 361 pm। यानी तुम्हारा यहां पर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू कितना है? बोलो, 361 pm, यही ना दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, फॉर एफसीसी यूनिट सेल के लिए क्या होता है? बोलो, R = क्या होता है? A/2√2। हाँ या ना? तुमको निकालना क्या है? बोलो, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कॉपर एटम निकालना है। एकदम सिंपल सा बात है। तो क्या करोगे? ए का वैल्यू क्या हो गया? 361 डिवाइडेड बाय 2√2। देखो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, कर सकते हैं ऐसा? हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? 361 इंटू √2 और नीचे क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। अब इसको कैलकुलेट करो। √2 का वैल्यू कितना होता है? बोलो बोलो, 1.414। तो 361 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेट करोगे, हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 127.61 आएगा। कितना हो जाएगा बाबू रे? 127 कितना आएगा? 127.61। देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो 127.61 pm। बताओ ये ऑप्शन, ठीक है,
बोलो ये जो है तुम रेडियस का वैल्यू देख रहे हो कौन से ऑप्शन में है? बोलो एग्जैक्ट तो नहीं है, बात समझ में आया? मतलब 128 है, ठीक है, तो हो ही गया। 127.61 है, मतलब क्या हो जाएगा 128। तो ये ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बुआ रे, बी। ठीक है, ठीक है, 19 का क्या हो गया? बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अगर तुम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, देखो क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो द्रव ए और बी के मिश्रण का क्वथनांक ए और बी दोनों के क्वथनांक से अधिक है तो मिश्रण है, ठीक है, आदर्श विलयन, पहला ऑप्शन है। दूसरा राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, फिर राल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और चौथा है नॉर्मल विलयन, नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर तुम इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन देखो तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मिक्सचर ठीक of two liquids A and B has boiling point higher than boiling points of both A and B, the mixture is। चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। वो अरे तुम लोग को पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राल्ट के लॉ का फॉलो करता है। राल्ट लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। यानी दो सॉल्यूशन विच ऑलवेज राल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। बात किए थे ना हम लोग। अब एक चीज बताओ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या बताए थे? याद करो कॉन्सेप्ट, दिमाग में याद करो। सबसे पहले P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सबसे पहला बात है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी। तो खैर यहां पर तो आइडियल सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों लिक्विड है ना। यहां पर क्या हो रहा है बताओ? राल्ट्स लॉ अवे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है? यहां पर आइडियल सॉल्यूशन नहीं, हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जो राल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राल्ट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बताओ? ठीक है, बोलो पी, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, राल्ट्स लॉ में हम क्या बताए थे? सबसे पहला बात एक सिंपल सा बात है कि देखो राल्ट्स लॉ में हम लोग पहले देख चुके, अगर ये पी ए का वैल्यू देखेंगे तो क्या पी ए नॉट एक्स है, और पी बी का वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होगा? पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो बाबू रे कहने का मतलब है कि अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो हम मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो पी तुम्हारा जो है पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होगा। पी ए का जो वैल्यू होगा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी नॉट है ना, पी बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी नॉट एक्स बी। हाँ या ना? तो यहां पर बात को समझना, यहां पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहां पर हम दो तरह का डेविएशन बताए थे, दो तरह का विचलन बताए थे, याद है? एक धनात्मक विचलन, क्या बताए थे? एक धनात्मक विचलन। हम पूरा डिटेल नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा केवल दिमाग में तुम लोग को है ना ये टर्म आ जाए। दूसरा क्या बताए थे बुआरे? बोलो ऋणात्मक विचलन, याद है? धनात्मक विचलन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, और ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। तो बुआरे यहां पर अब केवल थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा बताओ? जब P का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। देखो यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? ठीक है, यहां पर P का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हमारा पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो P क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बात को समझना, ये तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन के लिए होगा, हाँ या ना? और निगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? P, ठीक है, इज लेस देन क्या हो जाएगा? बोलो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब थोड़ा सा ध्यान दे, ये केवल हम तुम लोग को दिमाग में है ना डाल रहे हैं कि है ना तुम लोग को सारा टर्म दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले ये बताओ कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ?
जो रॉल्ट लॉ को अवे करता है, ठीक है, तार पैर में ये हो जाता है, ठीक है, जो रॉल्ट लॉ को क्या करता है, अवे करता है सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर, ठीक है। तो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, P इक्वल टू PA प्लस PB, यानी कि PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्लियर है बात। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, P सॉरी है ना, या तो बड़ा होगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से, या तो P क्या होगा, छोटा होगा। अगर P ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB है तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और इस कंडीशन में निगेटिव डेविएशन। तो ये सारा चीज को एक बार नोट्स निकाल करके तुम देख लोगे। बस यहां पर क्वेश्चन पर अब थोड़ा सा आओ। कह रहा है कि दो लिक्विड है A और B, ठीक है, दो द्रव A और B का मिश्रण का क्वथनांक A और B दोनों के क्वथनांक से अधिक है। बात को समझना, यानी क्वथनांक अधिक है। बात को समझना, क्या है, क्वथनांक क्या है, अधिक है। इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यहां पर इस पर जा रहा है। बात को समझ लो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, अधिक हो रहा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में P क्या है, लेस देन है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो बताओ क्या डेविएशन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआरे, B नंबर। तो सीधा सीधा B का जवाब तुम्हारा क्या होगा बाबूरे, B होगा, हाँ या ना। यानी कि अगर हम दो लिक्विड A और B का मिश्रण का क्वथनांक A और B दोनों के क्वथनांक से अधिक है तो मिश्रण क्या होगा बोलो, है ना, निगेटिव विचलन को शो करेगा, निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। कोई दिक्कत। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लो बुआरे। कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, बढ़िया से चेक करोगे, इनमें से कौन सा कथन गैल्वेनिक सेल के लिए सही नहीं है। मतलब तुमको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। फॉर गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला क्या है, एनोड इज निगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा क्या है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तीसरा क्या है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। और चौथा क्या है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। हिंदी वाले में एनोड ऋण आवेशित होता है, दूसरा कैथोड धन आवेशित होता है, तीसरा एनोड पर अपचयन होता है, और चौथा कैथोड पर, ठीक है, बोलो, कैथोड पर अपचयन होता है। ये चार ऑप्शन है, कौन सा गलत है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग याद करो गैल्वेनिक सेल, हाँ या ना। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, दो है ना, कंटेनर है हमारा। इसमें तुम्हारा हम क्या लिए हुए थे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हुए थे, याद है, हाँ या ना। इसमें क्या लिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हुए। इस जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में क्या डाल दिए हम, बोलो कौन सा प्लेट, जिंक का प्लेट, याद है, बोलो। और कॉपर सल्फेट, बोलो, हम लोग क्या डाल देते हैं, बोलो, कॉपर प्लेट। याद आया, थोड़ा सा दिमाग में डाल रहे हैं, अपने आप तुमको सारा चीज दिमाग में आ जाएगा। वायर से कनेक्ट कर देते हैं, मेटल के वायर से, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इतना सारा सेटअप हम लोग किए हुए थे। हम क्या बताए थे बाबू रे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से किधर होता है, जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट, और करंट किधर फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, कॉपर से जिंक। ठीक है, देखो यहां पर यह भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन किधर जिंक से कॉपर प्लेट को रिमूव कर रहा है, करंट किधर है ना, करंट का मूवमेंट क्या हो रहा है, कॉपर है ना से जिंक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो अब यहां पर जिंक क्या कर रहा है, पहले ये बताओ। पहले एक बात जान लो कि ये जो जिंक प्लेट है ये एनोड है और ये क्या है तुम्हारा कैथोड है। अभी गौर करना बाबूरे, इन जनरल कैथोड क्या होता है, निगेटिव, और एनोड होता है पॉजिटिव। लेकिन याद रखोगे, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि बाबूरे क्यों, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, बाबूरे ध्यान से देखना यहां पर, अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो एनोड जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और कैथोड क्या होगा, क्यों होगा, ये सारा चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम गैल्वेनिक सेल पढ़ा नहीं रहे हैं, हम थोड़ा सा याद दिलाए कि भाई जिंक प्लेट को जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डाल दिए, कॉपर प्लेट को कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डाल दिए, वायर से कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर फ्लो कर रहा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हाँ या ना। अब यहां पर ये एनोड है, एनोड का मतलब यहां पर क्या हो गया, इन जनरल एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, निगेटिव।
और यहां पर क्या है, कैथोड क्या होता है, इन जनरल नेगेटिव होता है, लेकिन यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बाबू रे यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है नोट पर, देखो ये Zn+2 बना रहा है, हाँ या ना, और कॉपर Cu+2 यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, और ये Cu, हाँ ना, हम भी यहां लिख देते हैं सॉलिड, यहां एक्वस सॉलिड। अब तुम बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि हिंदी में अवकरण। अब हम लोग अपने ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा ज्यादा ही डिटेल कर दे रहे हैं, इतने आवश्यकता नहीं थी, इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखो ध्यान से, अब पहला ऑप्शन क्या है, चलो ढूंढते हैं। ठीक है, एनोड क्या कर रहा है, इज निगेटिवली चार्ज, एनोड क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। तो ये सही है या गलत है, सही है, तो चलो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि गलत हमको ढूंढना है। दूसरा कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, चलो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पर अवकरण होता है, तो यहां एनोड पर क्या हो रहा है बोलो, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे 21 का, नहीं समझ में आया बात, हाँ है ना। और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड चौथा ऑप्शन है, वो तो सही है ही, कैथोड पर क्या हो रहा है बोलो, बोलो रिडक्शन हो रहा है, दिमाग में आया। तो गैल्वेनिक शेल का एनोड क्या है, नेगेटिव है, ये तो करेक्ट है। कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, ये भी करेक्ट है। गैल्वेनिक शेल के है ना, कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, अवकरण होता है, तो कैथोड पर, एनोड पर तो होता नहीं है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है बुआरे, तो बताओ 21 का जवाब क्या होगा, बोलो, दिमाग में आ गया एकदम अच्छा से। चलिए देखो अब रे कह रहा है 600 ग्राम जल में ग्लिसरॉल की कितनी मात्रा मिलाने पर इसका हिमांक, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, प्लीज बाबू रे बात मत करो, फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री से कम हो जाएगा। What mass of glycerol should be added to 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सी। कह रहा है कि ग्लिसरॉल का हम कितना अमाउंट मिला दें वाटर में, ठीक है, तो है ना 600 ग्राम वाटर में, वाटर 600 ग्राम है, जिससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाए, 10 डिग्री सी। ये क्वेश्चन कर रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन में तुम लोगों को केएफ वैल्यू चाहिए था, जैसे केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी मोलल है ना उन्नयन स्थिरांक। केएफ क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसको कहते हैं। तो बाबू रे यहां पर वाटर है, एक्चुअली इस कांस्टेंट का वैल्यू दे देता है 1.86 kg पर मोल होता है, नहीं दिया है तो ये है ना, मतलब क्यों नहीं दिया है इस पर हम तो बात नहीं करना चाहेंगे, तो कम से कम तो हम, अगर नहीं दिया है तो तुम इस वैल्यू को याद रख लो। वाटर के लिए केएफ का वैल्यू होता है 1.86 kg पर मोल। अभी देखो सवाल पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे, 22। अभी थोड़ा सा इस पर हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, याद करो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोललिटी, याद है। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर ये हटाए, यहां पर क्या हो गया, केएफ से मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ या ना। ये एम क्या है, मोललिटी है, एम क्या है बाबू रे, मोललता, अंग्रेजी में मोललिटी है, कोई दिक्कत बोलो, मोललिटी है। और ये केएफ क्या है बाबू रे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम है। मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो क्या लिख सकते हैं, बोलो केएफ, एम की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए है, आई इंटू ये स्मॉल एम क्या है, मोललिटी है, मोललता, मोललता, और क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया। अगर बाबू रे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर सब पढ़ा चुके हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में पढ़ाए थे ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल्स कराए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर कराए थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर कराए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर पर कराए थे। तो वो अरे ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ले चुके हैं, हाँ या ना। अगर हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए रहता तो डेल्टा टीएफ की जगह डेल्टा टी भी हो जाता और केएफ की जगह केबी, तो खैर छोड़ो, उस पर है क्वेश्चन नहीं। ये एक क्वेश्चन वाले है, इस टाइप का तुम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किए, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है। तो बुआरे अब सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, बताओ हमको सबसे पहले निकालना क्या है, ये बताओ।
क्या निकालना है बोलो? ग्लिसरॉल की कितनी मात्रा मिलाएंगे, ये ना कह रहा है 600 ग्राम जल में। वाटर तो तुम्हारा सॉल्वेंट है, विलायक है, तो यानी कि हमको सॉल्यूट का क्या निकालना है? वेट निकालना है, यानी डब्ल्यू भी तुमको निकालना है। एक चीज तो क्लियर हो गया, डब्ल्यू भी तुमको निकालना है। ठीक है, अब तुम्हारा केएफ का वैल्यू वाटर के लिए होता है, याद रख लोगे 1.86 kg पर मोल। बात को समझो। इसके बाद बुआ रे केएफ हो गया हमारा, डब्ल्यू भी निकालना ही है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू ए कितना है, सॉल्वेंट कितना है बोलो? 600 ग्राम है, 600 ग्राम वाटर है। अब बताओ एमबी कितना है? एमबी तुम्हारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, मतलब ग्लिसरॉल। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? C3। ठीक है, H8O3 का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ? कैलकुलेट करो। 12 इंटू 3, 1 इंटू 8, 16 इंटू 3 होगा। बोलो कितना हो रहा है? देखो तो बाबू कैलकुलेट करके बोलो कितना हो रहा है, बताओ। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हम 92 हो रहा है, देखो तो बोलो। 92 हो रहा है, देखो। 36 और 8 कितना हो गया? 44 और 48, 92 हो रहा है ना? हो रहा है, बोलो कुछ तो हो रहा है। चलो डब्ल्यू भी तुमको निकालना है, एमबी हो गया, डब्ल्यू ए हो गया, केएफ हो गया। अब डेल्टा टीएफ क्या है बोलो? डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो? बोलो कितना दिया हुआ है? अरे सेल्सियस का डेल्टा टीएफ क्या है? डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो सेल्सियस में जो डिफरेंस है केल्विन में वही डिफरेंस हो जाएगा। अब बाबू रे हम लोग का फॉर्मूला क्या है? हम लोग क्या जानते हैं बताओ? ठीक है, वी नो दैट। पूरा सॉल्व कर रहे हैं, एकदम प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। बोलो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है? केएफ इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? बोलो डेल्टा टीएफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो? के एफ इंटू होगा, बोलो होगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के एफ इंटू 1000। अब वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग, हाँ ना बोलोगी? तो वैल्यू पुटअप करते हैं। ये वायर थोड़ा परेशान कर रहे, तो चलो इसको मिटा दें बगल वाला। चलो तो चलो वैल्यू पुटअप करो। आप देखो कितना निकल रहा है हमारा। तो डब्ल्यू बी का कितना हो गया? डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है? 10। बोलो एम बी कितना है? 92 इंटू बोलो डब्ल्यू ए कितना है? 600 डिवाइडेड बाई कितना बोलो? के एफ बोलो 1.86 इंटू 1000। अब इसको कैलकुलेट करो तो बाबू रे कितना आ रहा है? देखो तो, देखो हम गुना भाग सही किए हैं या नहीं किए, कैलकुलेट सही किए हैं कि नहीं। देखो 10 इंटू 92 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1000, मेरे ख्याल से 296.77 आ रहा है। देखो तो हम किए हुए हैं 296.77, देखो ठीक है। तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं? ये आ रहा है ना, इतना आ रहा है। इसको हम लोग कितना मान ले? ऑप्शन में हमारा तो ये है नहीं, 297 ग्राम। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन में? देखो तो 297 है, बोलो। तो 22 का क्या हो जाएगा? देखो बाबू रे ये क्वेश्चन तुमको छोटा सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो हो सकता है वो 3 मार्क्स के लिए दे देता, 5 मार्क्स के लिए भी दे देता ना, बोलो। तो ये क्लियर हुआ 22, बोलो जी। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर मिलाया जाता है जो कार्य करता है। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड विच एक्ट्स एज। सबको पता है बाबू रे, हम तुम लोग को पढ़ाए भी थे कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड। लाइमस्टोन क्यों ऐड करते हैं? टू रिमूव गैंग। कौन सा गैंग को हटाने के लिए? SiO2। याद आया ना? क्योंकि गैंग और फ्लक्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? स्लैग बनता है, हाँ ना। गैंग और फ्लक्स आपस में जब संयोग करता है तो क्या बनता है बाबू रे? स्लैग बनता है। पढ़ाए थे ना हम, बोले ना कि फ्लक्स और लक्स सेम ही है। जैसे लक्स क्या करता है? शरीर से गंदगी हटाता है, और ये फ्लक्स क्या करता है? याद आया? पढ़ाए थे जब। ये फ्लक्स क्या करता है? अयस्क से क्या करता है? अशुद्धि गैंग को हटाता है।
तो बाबू रे जब हम लोहे का निष्कर्षण करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे? 23। बात को समझो। तो ये लाइमस्टोन यानी CaCO3 ये डिकम्पोज होता है क्या चीज में? CaO और CO2 में, हाँ या ना? आयरन के एक्सट्रैक्शन जब हेमेटाइट से करते हैं तो SiO2 क्या रहता है? गैंग रहता है। और यहां पर लाइमस्टोन का यूज कैसे करते हैं? फ्लक्स के रूप में करते हैं। इस गैंग को हटाने के लिए करते हैं, तो ये डिकम्पोज करके CaO दिया, तो ये तुम्हारा क्या है? फ्लक्स है। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और ये स्लैग है। हमको इससे मतलब नहीं कि क्या बना, क्वेश्चन तो सीधा पूछ रहा है कि भाई ठीक है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर मिलाया था जो कार्य करता है, तो क्या चीज का कार्य करता है चूना पत्थर? यहां पर बोलो, फ्लक्स का कार्य करता है। क्या चीज का कार्य करता है? फ्लक्स का। तो वो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलो। ठीक है, देखो अब P4O10 की संरचना में POP सेतु की संख्या होगी। द नंबर ऑफ P है, बॉन्ड है, O है, फिर बॉन्ड P है, ब्रीजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। बाबू रे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये तुम लोग स्ट्रक्चर नहीं किए थे, थोड़ा इसको बना भी लेना कॉपी में। P4O10 क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे? 24। देखो इसका स्ट्रक्चर कर लें, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब बताना पीओपी बॉन्ड का संख्या क्या है, तुम लोग बताना। फास्फोरस का 5 है ना बॉन्ड पूरा करना, हर जगह ऑक्सीजन का 2 डाइवेलेंट। ठीक है, अभी गौर करो। अब देखो कहीं पर फास्फोरस का 5 से ज्यादा नहीं हो रहा है, बोलो जी। देखो तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, 1 2 3 5, ऑक्सीजन का 2, हाँ है ना। अब गिनो पीओपी है ना, बॉन्ड का कितना संख्या हो गया? तो 1 हो गया, तुम नंबरिंग करते, ये 1 हो गया, हाँ है ना। ये क्या हो गया बोलो? 2, गिनो, ये 3, ये 4, ये 5 और ये, हाँ या ना। तो पीओपी है ना, बॉन्ड कितना है बताओ? 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो लोग YouTube पर देख रहे हो बुआरे है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। क्या बोले? ऑप्शन डी है ना। 24 का कितना है? डी। ठीक है बाबू रे, सॉरी ये डी लिख दिए थे। 24 का ऑप्शन नंबर डी, देख लेते हैं डी में ही है ना। 24 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू रे? देखो, फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में रिक्त कक्षकों की संख्या होगी। द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस। पहले ये बताओ फास्फोरस का, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? 15। ठीक है, तो चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। याद है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3p है तो 3d भी है, हाँ या ना। बोलो जी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब बताओ ये वैलेंस सेल है, हाँ या ना। तो अब इसमें 3d क्या है तुम्हारा? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताओ कितना वैकेंट? ठीक है, बताओ 1 2 3 4 5। तो बोलो इसमें क्या कह रहा है? रिक्त कक्षकों की संख्या। वैलेंस सेल ऑफ फास्फोरस में कितना वैकेंट ऑर्बिटल्स है? तो कितना है बताओ? 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना होगा? 5। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? बोलो 25 का, बोलो सी। अब बाबू रे 26 नंबर में ज्यादा समय खर्च करने का नहीं है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? बोलो जी 29। तो ऑर्गन लेते हैं और उसके बाद 3d10 और 4s1। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये सब पढ़ा हुआ है, तुम लोग सब किए हुए हो, बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी, हाँ या ना। 3d10 और 4s1 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन में।
देखो अब यहां पर 3 मेटल है, ए बी और सी, तीनों के लिए स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मानक अवकरण विभव दिया है। ए के लिए कितना दिया है 0.5 वोल्ट, बी के लिए कितना दिया है और सी के लिए कितना दिया है 1.2 वोल्ट। बात को समझना, अभी तुम लोगों को क्या बताना है, इन धातुओं में जो है तुम्हारा अपचयन शक्ति का क्रम होगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स। तो बाबू रे यहां पर सिंपल सा यहां पर एक ट्रिक हम तुम लोगों को देते हैं, SRP का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हिंदी में बोलो मानक, बोलो अवकरण विभव। ये जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अभी तुरंत बताए, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रिड्यूसिंग पावर। बात को समझना, यानी कि अगर SRP का मान ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग पावर कम है, और अगर SRP का मान कम है तो रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो बताओ सबसे कम वैल्यू वाला कौन सा मेटल है, बी। कितना है, माइनस है, -3 है, सबसे कम है। तो बताओ बी का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा बोलो बुआरे, सी, और उसके बाद क्या होगा, ए प्लस में है। तो बताओ कौन सा ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर किस ऑप्शन में जाता है, बोलो बोलो, ये ऑर्डर किस ऑप्शन में जाता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे, डी। देखो ध्यान से, 28, यहां बच्चा गलती करता है, इसमें आंसर क्या कर देगा, प्रोपेन कर देगा, 2Na बाहर निकालेगा, उधर से Br मिथाइल की तरफ से इथाइल भी निकालेगा और बच्चा प्रोपेन बना देगा। यही गलती कर जाता है, गौर करना बाबू रे। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, या आर, जो भी को। बात को समझना, 28 तुम्हारा उर्ज रिएक्शन है बुआरे। याद करो उर्ज रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए थे, याद है ना, बोलो जी हाँ या ना। अभी बात को समझो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में पूरे कॉन्सेप्ट ही दे देते हैं यहां पर, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन हाँ जितना मोटा मोटी तुम्हारे लिए जरूरत का चीज है फिर से एक बार बता देते हैं। तो ये 2NaX बाहर निकल गया, हाँ या ना, और ये दोनों R जुड़ करके क्या बना दिया, अल्केन बना दिया, ठीक है। अब इस मेथड का लिमिटेशन, इसका सीमाएं को, बात को गौर करो, इसका लिमिटेशन क्या कहता है बाबू रे। अगर हम यहां पर मिथाइल लेते हैं, फर्ज करो यहां Br ले लिए, यहां भी Br ले लिए, थोड़ा सा पढ़ा ही दे रहे हैं, तो क्या हो गया, 2NaBr बाहर निकल गया, और ये CH3 और ये CH3 क्या हो गया, C2H6 बन गया, इथेन बन गया, हाँ या ना। उसी तरह से अगर हम इधर इथाइल ग्रुप ले लें, इधर भी इथाइल ग्रुप ले लें, तो हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है बुआरे, इधर है इथाइल ग्रुप, हाँ या ना, और इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो तुम इस हिसाब से सोचोगे क्या, NaBr बाहर निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बात को समझना, इस ऊर्ज रिएक्शन में याद रखोगे, इसका लिमिटेशन है कि इसमें यहां पर प्रोपेन नहीं बनेगा। तो बोलेगा सर क्या बनेगा, बाबू रे यहां पॉसिबिलिटीज को समझो। एक्चुअली यहां पर ये इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मैकेनिज्म में हम ऑलरेडी बता चुके हैं 11th क्लास में। तो बाबू रे अगर एक C2H5, अगर 2 C2H5 जुड़ेगा तो ब्यूटेन बन जाएगा। बात को समझना, अगर C2H5 ठीक है ना जुड़ता है तो तुम्हारा क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाएगा। अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो क्या बन जाएगा बाबू रे, इथेन बन जाता है, ठीक है। और अगर इथाइल और मिथाइल दोनों आपस में जुड़ेगा तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, C3H8 प्रोपेन। यानी यहां पर तुमको प्रोडक्ट में इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा। कैसे, 2 C2H5 जुड़ा, C4H10 मिल गया। देखो संभावना क्या है, ये दोनों इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड ठीक है रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, तो क्या हो सकता है, हो सकता है 2 इथाइल ग्रुप जुड़ जाए, यानी 2 इथाइल फ्री रेडिकल जुड़ेगा, C4H10। अगर 2 मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ गया तो क्या बन गया, इथेन बन गया। एक इथाइल फ्री रेडिकल और एक मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गया, हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, चलो फ्री रेडिकल नहीं बोलते हैं। अगर 2 C2H5 जुड़ा तो C4H10, 2 CH3 अगर जुड़ा, ये पॉसिबिलिटीज है कि नहीं,
C2H6, अगर एक C2H5 और एक CH3 जुड़ा तो क्या बन गया C3H8, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये भी हो, ये भी और ये भी। तो कौन सा ऑप्शन में, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 29 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। देखो तुम्हारा एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, इसका रिडक्शन है, हाँ या ना, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है बाबू रे। देखो ध्यान से, अब देखो यहां O के साथ H जुड़ गया और एक यहां जुड़ गया, और कौन सा प्रोडक्ट बना बाबू रे, इथेनॉल, हाँ या ना। ज्यादा हम इसको डिटेल नहीं सब पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ रे, बोलो। 29 का क्या होगा, ए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, देख लो बाबू रे, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा टॉलुइन है बाबू रे, CH3, ये मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन है, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, हाँ या ना, बोलो जी, है या नहीं है। तो बाबू रे यहां पर जो तुम्हारा रिएक्शन होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर हम यहां FeCl3 लेते ना तो वहां पर क्या हो जाता है पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन और पारा क्लोरोटॉल्विन मिलता। लेकिन यहां पर क्या है बुआ रे, बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो ध्यान से, ये H और इसका एक Cl बाहर, हाँ या ना, बोलो जी। और जहां से H हटा वहां Cl जुड़ गया और क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड, हाँ या ना। अगर अगला स्टेप का रिएक्शन का बात करो तो फिर H हटेगा और एक Cl जुड़ेगा, बेंजाइल के बाद बेंजल, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इस तरह से बनेगा ना, हाँ ना। अगला स्टेप में एक H हटेगा फिर Cl जुड़ेगा, है ना। अगला स्टेप में एक H हटेगा फिर Cl जुड़ेगा। तुमको उतना दूर जाना नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताओ, बेंजाइल क्लोराइड, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो। 30 का बोलो, ए। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हारे सामने, इसका IPAC नेम पूछ रहा है, ठीक है। यहां Cl है और यहां पर क्या है बुआ रे, यहां है Br, ठीक है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए काउंटिंग करो ना, यहां एक, देखो यहां पर 2 3 4, ठीक है, इस तरह से 5 6, हाँ है ना। बाबू रे सबसे पहले ये बताओ, Cl और Br अल्फाबेटिकली हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग को पता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, बोलो। क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर Br है तो क्या हो जाएगा, बोलो, 3 ब्रोमो, उसके बाद, ठीक है, 1 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो हेक्स 1 इन या सीधा साइक्लो हेक्सिन। क्या दिया है, हेक्स 1 इन लिखा है, हेक्सिन लिखा है। चलो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सिन। कौन सा ऑप्शन होगा, 32 का, सॉरी 31, सॉरी 31 है ना, 31 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलो 32 पर आते हैं, बात करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रोपीन का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोले तो बुआ रे, बोलो ये प्रोपीन है तुम्हारा बुआ रे। अरे सिंपल सा यहां पर मार्कोनिकॉप्स एडिशन कर दो ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये प्रोपीन है बुआ रे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यानी H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा बुआ रे, देखो ये पॉजिटिव पार्ट है तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव पार्ट है। मार्कोनिकॉप्स में तुम्हारा क्या होगा, बोलो, ये देखो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ ये है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां कम हाइड्रोजन है, और ये H कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा है। तो सिंपल सा बात है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो बॉन्ड हो गया सिंपल सिंगल, हाँ है ना। बोलो जी, यहां H जुड़ गया और यहां OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल। कौन सा है ऑप्शन बताओ, बोलो। 33 में, सॉरी 32 में क्या हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, हाँ है ना। CHO की अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराने के बाद जल अपघटन पर देता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बात को समझो। तुम लोग याद करो बाबू रे, ये फॉर्मल्डिहाइड है या नहीं है, बोलो। और इसका रिएक्शन CH3 MgBr, बात नहीं बुआ रे, ये तुम्हारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, बात को समझो।
देखो सबसे पहले तुम लोग जो है ना पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट को ग्रिग्नार्ड एजेंट में है ना अलग कर लो। ग्रिग्नार्ड अभिकारक में देखो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये तुम्हारा सॉरी ये पॉजिटिव पार्ट है और ये तुम्हारा क्या है निगेटिव पार्ट है। बात को समझना, ये बात को समझो, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है निगेटिव पार्ट है। बात को समझो। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन क्या है कम है। अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेगा। बात को समझो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट किया, अब बताओ ये निगेटिव वाला पार्ट पहले ये CH3 जो है कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। बात को समझो, बात को समझो। ऊपर निगेटिव, देखो C के साथ कार्बन के साथ ये CH3 वाला पार्ट क्या कर जाएगा, यानी ये CH3 वाला जो पार्ट है इस कार्बन को अप्रोच कर लेगा, यहां जुड़ जाएगा और उसके बाद MgBrO के साथ जुड़ जाएगा और ये तुम्हारा एडक्ट बना। क्या बना? एडक्ट। यानी ये फॉर्मल्डिहाइड का जब रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराए तो क्या बना? एडक्ट बना। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, जलांसन करा दो, तो बुआरे तुम्हारा ये MgBr और ये OH बाहर और ये H तुम्हारा जुड़ गया। और बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल बना, इथेनॉल। बोलो हाँ या ना? देखो MgBrOH बाहर H जुड़ गया और ये इथेनॉल बन गया। कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। तुम लोग को पढ़ाए थे अल्कोहल में, याद है? फॉर्मल्डिहाइड का जब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराए तो एडक्ट बना, उसके जलांसन से उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बना? इथेनॉल 1 डिग्री। अगर यहां पर एसिटाल्डिहाइड लेते थे तो क्या बनता था बाबू रे? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर यहां पर एसीटोन ले लेंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री। तो वो अभी उस पर डिस्कशन करेंगे नहीं, तुम लोग देख लेना, नोट से रिवाइज कर लेना। ओके बुआरे, यानी व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देन एडक्ट इज ऑब्टेन व्हिच अपॉन हाइड्रोलाइसिस बोलो इथेनॉल इज ऑब्टेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो सी। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। अरे बाबू रे सिंपल सा रिएक्शन है, तुम देखो इथे है ना, क्या है बुआरे? देखो तो इथाइल अल्कोहल है, हाँ या ना? इथाइल अल्कोहल है, ये देखो इसका किसके साथ रिएक्शन है? बोलो H2SO4 के साथ। सीधा सीधा कितना? 443 केल्विन। याद करो बाबू रे 170 और 200 है ना, 73 जोड़ो 443 होता है। 170 वाला रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल और H2SO4 का। तो 110 डिग्री पर क्या हो जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर वो क्या होता है? वो H2SO4 बाहर निकलेगा 443 पर और क्या बन जाएगा? इथीन। या उसको सीधा सीधा इस रिएक्शन को ऐसे समझो, ये तुम्हारा इथेनॉल है और ये H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? H2SO4 जल शोषक है, ऐसे समझ लो। तो ये H और OH क्या हो गया? बाहर निकल गया, हाँ या ना? अब बताओ क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ ये इथीन बनाना, सीधा सीधा बात। वैसे क्या होता है? पहले 110 पर तुम्हारा रिएक्शन होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, बताए थे। 170 पर फिर H2SO4 बाहर निकल के इथीन। वैसे भी समझ सकते हो या सीधा समझो ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये OH और ये H क्या हो गया? बाहर निकाल दिया H2 और क्या बन गया? इथीन। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो CH2 और CH2। कौन सा ऑप्शन है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा ऑप्शन? ए। 34 हो गया, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखो बुआरे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारा क्या है? इथाइल मिथाइल इथर है, CH3 CH2 और O है इधर CH3 है। ये क्या है बुआरे? इथाइल मिथाइल इथर। इसका रिएक्शन किसके साथ है? बोलो HI के साथ। अब थोड़ा सा यहां पर गौर करना, बच्चा लोग गलती करता है। अब H को O के साथ जोड़े, ठीक है, या तुम्हारा देखो ये I CH3 के साथ जोड़े या इस I को C2H5 के साथ जोड़े, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर सिंपल सा बात तुमको बताएंगे बाबू रे, यहां पर ये जो है तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा जो है ये I- क्या है? यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स है, हाँ है ना? तो बाबू रे न्यूक्लियोफाइल्स I- जानते हो कहां पर किसको अप्रोच करेगा? ठीक है, तो I- यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट जो होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है, छोटा अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ये I जुड़ेगा। बात समझ में आया? ये I- तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है, हाँ है ना? ये किसको चुनेगा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पार्ट। या तुम सीधा समझो ना कि ये मिक्स्ड ईथर है, हाँ है ना?
इसमें जो छोटा अल्काइल ग्रुप है ये CH3 है, उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? I। तो CH3I और CH3 CH2O और ये H। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? बोलो बुआरे, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 35 का ए होगा। 35 का, हाँ 35 का क्या हो जाएगा? ए। 35 का ए। एक बात तुम लोग और याद रखोगे, इस रिएक्शन में जो है ना SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN2 पढ़ाए हुए, SN1 SN2 दोनों के लिए मैकेनिज्म। SN2 यानी क्या हो गया? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखोगे अगर कभी इस तरह का पूछे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। या तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, देख ही रहे हो, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ठीक है बुआ रे, ये देखो सेट का तुम्हारा सेट 2 कंप्लीट हो गया और इसका 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए पहला वीडियो, ठीक है। में 17 क्वेश्चन था और दूसरे वीडियो में तुम्हारा क्या है 18 से लेकर 35 है, ठीक है। तो आगे सिर्फ ये कहना चाहेंगे, अगर बुआ रे वीडियो अच्छा लगा हो, आगे पढ़ाई जारी रखना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अपने, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना है, ठीक है। तो बाबू रे हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो यानी सेट 3 का, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।